हाय गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। और तुम लोगों की तैयारी होप सो अच्छी चल रही होगी। तो जो बायोलॉजी सीरीज़ था उसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, कैसे चीज़ों को आसानी से याद करें, कैसे फ्लो चार्ट बनाएं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो देखो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे PDF शेयर हो रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से पहले। क्वेश्चंस हैं, क्विजेस हैं, ऑल ओवर इंडिया से एस्पिरेंट्स हैं, उनके संग कॉम्पीट करो। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, इवोल्यूशन एक बहुत ही बोरिंग चैप्टर लगता है एस्पिरेंट्स को, लेकिन ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसको तुम अगर इंटरेस्टिंग वे में तैयार करोगे तो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब है कि कैसे लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई, कौन सी चीज़ सबसे पहले बनी, फिर उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवोल्यूशन में हम डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स से स्टडी करते हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज़ कब अपेयर हुई, कौन सी चीज़ कब डिसअपेयर हुई, कितने एरा हैं, कितने जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, फॉसिल्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैं NCERT के बाहर के टॉपिक जो है वो वर्ड्स में बताऊंगा और उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, ओरिजिन ऑफ लाइफ से। लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अबाउट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था अबाउट 20 बिलियन ईयर्स एगो। एंड द बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी होती है वो एक्सप्लेन करती है द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्स पे जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था। वहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर। एंड वहाँ पे सबसे पहले वाटर वेपर थी, मीथेन थी, और कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया जो थी वो रिलीज होती थी फ्रॉम द मोल्टन मास विच इज कवर इन द सरफेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंट थ्योरीज थी जो एक्सप्लेन करती थी द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। कौन कौन सी थ्योरी थी तो देखें। तो सबसे पहले थ्योरी जो थी वो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस थी। एंड द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिस्टार्टेड बाय एल स्प्लेंजनी नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको डिस्प्रूव कर दिया था। लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने इसको डिस्प्रूव कर दिया था। उन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उन्होंने इसको डिस्प्रूव कर दिया था थ्योरी को। तो याद रखना है तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था? लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने। और भी बहुत सारी थ्योरी थी जो कि एक्सप्लेन करती हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जैसे सुपर पावर क्रिएशन थ्योरी, जिसमें एप्पल्स वाला बाइबल वाला केस आ जाता है, या कैटाट्रोपिज्म थ्योरी, कॉस्मोजोइड थ्योरी, पैंसपर्मिया थ्योरी। तो बहुत सारी थ्योरीज पुट फॉरवर्ड करी गई थी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे अबाउट द ओपेरिन एंड हेल्डेन, द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड द थ्योरी ऑफ मेटेरियलिस्टिक। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो थी वो ओपेरिन और हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। ओपेरिन रशिया के थे, हेल्डेन इंग्लैंड के थे। और हेल्डेन लेटरली सेटल डाउन इन इंडिया, नियर भुवनेश्वर के पास आके वो इंडिया में रहने लगे थे। तो इतना ध्यान तुम्हें नहीं देना है, ये सब नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। बस ओपेरिन और हेल्डेन याद रखना कहाँ से थे। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी। ठीक है, उन्होंने, और उनके सपोर्ट में, ओपेरिन और हेल्डेन के सपोर्ट में SL मिलर नाम के साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, जिसको हम SL मिलर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक अपैरेटस लिया था और उस अपैरेटस में उन्होंने एक फ्लास्क में हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर लिया था। एंड ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स इन इट बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, उन्होंने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया और फ्लास्क में हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन लिया इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन लिया और उन्होंने जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क दी तो उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स को देखा। एमिनो एसिड्स वहाँ पे फॉर्म हुए। कौन कौन से एमिनो एसिड्स फॉर्म हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेनिन फॉर्म हुआ था, ग्लाइसिन फॉर्म हुआ था और एस्पार्टिक एसिड फॉर्म हुआ था। ये 3 अमीनो एसिड्स फॉर्म हुए थे। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट फॉर्म्ड इन द केस ऑफ SL मिलर एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो एक ट्रिक है इसको याद रखने की। तुम याद रख सकते हो ए और G। इसमें तुम्हें क्या रखना है, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है तो वो सबसे पहले बनेगा, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड द ग्लाइसिन। ये तुम याद रखना। टेम्परेचर याद रखना कि टेम्परेचर जो होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस था।
टेम्परेचर याद रखना और कितने रेशियो में हाइड्रोजन अमोनिया मीथेन को लिया था, 2:1:2 के रेशियो में लिया था। अब हम ये देखेंगे एक फ्लो चार्ट के तरीके से कि सबसे पहले कौन सी चीज़ बनी, उसके बाद क्या बनी और उसके बाद क्या बनी। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से और समझो। अब हम डिस्कस, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हमें फ्लो चार्ट के मुताबिक पढ़ेंगे कौन सी चीज़ सबसे पहले आई, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास हमारा एटमॉस्फेयर तो था, वो रिड्यूसिंग टाइप का था, उसमें हाइड्रोजन अमोनिया मीथेन और वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे। फिर उनसे जब रेनिंग हुई, जब टॉरेंशियल रेन हुई तो वाटर आया और वाटर पे लाइफ फॉर्म हुई। तो सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले हमारे पास बना प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या बने, प्रोटोबायोन्ट्स बने। और प्रोटोबायोन्ट्स से बहुत सारे टाइप होते हैं जो तुम्हारे पास मैं बताऊंगा, जैसे सीकरवेट्स होते हैं, माइक्रोस्फेयर होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं। तो सीकरवेट्स नाम का जो टर्म था वो ओपेरिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसमें तुम देख सकते हो। और माइक्रोस्फेयर टर्म जो था वो सिडनी फॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और वेसाइकल्स डीमर्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोटोबायोन्ट से बाद क्या फॉर्म हुए, प्रोटोसेल्स, जिसको हम ईओबायोन्ट भी कहते हैं। प्रोटोसेल्स फॉर्म हुए जिसको हम ईओबायोन्ट भी कहते हैं। ईओबायोन्ट के बाद क्या बना, ईओबायोन्ट के बाद बना हमारे पास कीमो हेट्रोट्रॉफ्स बैक्टीरिया। कीमो हेट्रोट्रॉफ्स फॉर्म हुए, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स फॉर्म हुए, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स फॉर्म हुए, और फिर फॉर्म हुए यूकैरियोट्स। तो ये पूरा सीक्वेंस है। इसमें जो भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखे हैं उसकी पीडीएफ शेयर हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो तुम वहाँ से देख लेना। इतना इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये मैंने बस तुम्हें ऑर्डर बता दिया कि शुरुआत में क्या क्या प्रेजेंट था, टॉरेंशियल रेन्स हुई तो सबसे पहले क्या बना, उसके बाद। ठीक है, तो इस सीरीज को तुम याद रखना। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ इवॉल्व हुई है या इस चीज़ का इवोल्यूशन हुआ है बाकी में। तो उसको देखो हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्ड हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स विच इज़ फाउंड इन द रॉक्स। ठीक है, तो फॉसिल्स जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटियोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटियोलॉजी, ये क्वेश्चन तुम याद रखना। और फॉसिल्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे अनऑल्टर्ड फॉसिल्स होते हैं, ऑल्टर्ड पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं, या मॉड्यूल्स या कास्ट होती हैं। तो बहुत तरीके के फॉसिल्स होते हैं, उन फॉसिल्स को याद रखना। या फुटप्रिंट फॉसिल्स होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, वो कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स। उसमें कुछ बर्ड्स के करेक्टर्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स के करेक्टर होते हैं। जो रेप्टाइल का करेक्टर होता है वो होता है फ्री काउडल वर्टिब्रे, और जो बर्ड्स का करेक्टर होता है वो होती है विश बोन या वी शेप्ड बोन, जिसको हम फर्क्यूला कहते हैं। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो हो गया वो एक फुटप्रिंट या ट्रैक या ट्रेस तरीके के फॉसिल्स का एग्जाम्पल है। बहुत और फिर दूसरे कोप्रोलाइट होते हैं, स्यूडोफॉसिल्स होते हैं, गैस्ट्रोलिथ होते हैं। तो ये होता है। और इसमें एक लाइन एनसीईआरटी में ये लिखी है कि द फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन द डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट। जो डिफरेंट रॉक लेयर्स होती हैं, तो एक लेयर, दूसरी लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, तो डिफरेंट रॉक लेयर्स होती हैं। जो ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे प्रेजेंट होगा ना, वो सबसे पुराना होगा। तो इससे हमें पता चलता है अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब हम बात करेंगे अबाउट द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, विच वॉज ऑल्सो प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था। फॉर एग्जाम्पल, द एम्ब्रियो ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप ए रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड हेड एंड इज ए फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट। कि ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी वाला हिसाब है, तो इसको तुम याद रखना। अर्नेस्ट वॉन बेयर, he noted that embryo never passed through the adult stages of other animals। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें, भाई साहब बहुत एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और सबसे आसान पार्ट है। और सबसे आसान क्वेश्चन अगर यहाँ से आ गया तो सबसे स्टोरिंग क्वेश्चन होता है होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन, और कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हंस रहे होंगे क्योंकि यहीं पे डाउट होता है, मुझे पता है। तो देखो अब इसमें क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं विच आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और दे शो द कॉमन एंसेस्ट्री। जो होमोलोगस होती है वो इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्ट्री, एंड द होमोलोगस ऑर्गन शो द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब तुम्हें कैसे याद रखना है,
एक वाईफाई का सिंबल होता है, वाईफाई का सिंबल सबको पता होगा, ठीक है। तो उससे याद रखेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स को, एक बिंदु मारा, ठीक है। वाईफाई का सिंबल ऐसी तो होता है, अब इसके आगे ऐसे 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 बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो इसका मतलब है ये जो डॉट है वो शो कर रहा है कॉमन हिस्ट्री, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन सबके फंक्शन अलग अलग। ऐसे याद रख लेना कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। देखो डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज नहीं हो रही है, रेस कैसी हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स शो द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। या फिर एक तरीका और है, अगर ऐसे याद रखना नहीं चाहो तो एक वर्ड होता है हाई डेफिनेशन, टीवी में एचडी वर्ड होता है, उससे तुम याद रख सकते हो होमोलोगस ऑर्गन शो द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो चीज़ें आसान बना के करो, चैप्टर मज़ा आएगा करने में। इसके एग्जांपल्स मैं बता दूं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तुम नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ और पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ब्रेन एंड हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इसका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इसका होता है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी का बाइटिंग च्यूइंग टाइप का होता है, किसी का सेकेंड टाइप का होता है, लेकिन फंक्शन अलग होते हैं, स्ट्रक्चर सेम होता है। काउपर्स ग्लैंड ऑफ मेल एंड द बर्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल, prostate of male and the gland of skin female, endostyle of cephalochordata to the thyroid of chordates। ये होमोलोगस ऑर्गन है, ये सारे एक्स्ट्रा हैं जो एम्स में पूछे जाते थे। और थॉर्न ऑफ बॉगेनविलिया एंड ट्रेंडल्स ऑफ कुकरबिटा एनसीईआरटी का है। एंड द फोर लिम्स ऑफ द मैमल्स, जो मैन, चीता, वेल, ये सारे शो होते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन वाईफाई वाला सिंबल तुम याद रखना, ठीक है। आओ आगे। अब बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन की। तो एनालोगस ऑर्गन जो होते हैं उनका क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है लेकिन उनके फंक्शन सेम होते हैं। तो उनको हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन, कि भैया स्ट्रक्चर सेम नहीं है लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें तुम उल्टा वाईफाई याद रखो। उल्टा वाईफाई याद नहीं रखना तो एक वर्ड याद रखो जिसको हम कहते हैं एसी। एसी होती है एयर कंडीशनर नहीं, एनालोगस ऑर्गन शो द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास चार वर्ड हो गए, एच डी ए सी। होमोलोगस ऑर्गन शो द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस ऑर्गन शो द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये तुम याद रखना। और एनालोगस ऑर्गन के एग्जांपल नेफ्रीडिया एंड नेफ्रॉन हो गया, कि स्ट्रक्चर दोनों का अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। माल्फिजन ट्यूब्यूल एंड द फ्लेम सेल्स हो गई। हनी बी और स्कॉर्पियन में इस जो स्टिंग होती है पॉइजन स्टिंग वो हो गया। आई ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड आई ऑफ मोलस्क हो गया, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये पीडीएफ शेयर हो जाती है पूरी टेलीग्राम पे। अब हम बात करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। देखो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म से एक क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो एनवायरनमेंट उसी को चुनेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन ने कहा था, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड द नेचुरल सिलेक्शंस आर द टू ब्रांच इन डिसेंट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये तुम आगे अभी पढ़ोगे, यहाँ पे एक लाइन है जो मैं दिखाता हूँ। ब्रांच इन डिसेंट एंड द नेचुरल सिलेक्शंस आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो देखो हाँ, तो अब हम कहाँ पे थे, नेचुरल सिलेक्शन पे थे। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो था वो इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। वहाँ पे लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं एंड लाइकेंस एक्ट एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। जो SO2 पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। तो क्या थे कि जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे जब जो पेड़ थे उन पे वहाँ पे एक बिस्टन बेटुलिया नाम की मॉथ रहते थे, ठीक है। मॉथ रहते थे बिस्टन बेटुलिया नाम के। तो जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन था नहीं, जब पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था तो वहाँ पे जो थे वो वाइट विंग मॉथ थे, सबसे ज़्यादा थे, ठीक है। और डार्क कलर्ड मॉथ जो थे उनके म्यूटेशन हुआ, उनके जीन में कुछ म्यूटेशन हुआ और नेचुरल सिलेक्शन और नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब पॉलिनेशन हुआ तो वहाँ पे जो ट्रीज थे उनमें ब्लैक सूट फॉर्म होने लगा। जब ब्लैक सूट डिपॉजिट होने लगा तो जो वाइट विंग मॉथ थे उनको बर्ड्स ईजिली खा जाती थी, ठीक है। तो और कोई भी वैरायटी, इसमें तुम्हें याद रखना है कोई भी वैरायटी वाइप्ड आउट हुई थी, कोई भी वैरायटी वाइप्ड आउट नहीं हुई थी। कम्प्लीटली दोनों वेरिएंट प्रेजेंट थे, कोई भी कम्प्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुआ था। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, पहला।
दूसरा क्वेश्चन ये आता है कौन सी वैरायटी कंप्लीटली वाइप्ड आउट हुई थी, तो कोई भी नहीं हुई थी। बस तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन की। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, जो डार्विन नाम के साइंटिस्ट थे, डार्विन ने अपनी जर्नी गैलापागोस आइलैंड पे करी थी और उनकी शिप का नाम क्या था, उनकी शिप का नाम था हर मैजेस्टी सर्विस, HMS बीगल 5। उनके शिप का नाम था HMS बीगल 5, ठीक है, ये तुमको याद रखना है। तो उनके शिप का नाम है HMS बीगल 5 हर मैजेस्टी सर्विस 5 और उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे विजिट करी थी। वहाँ पे उन्होंने डार्विन फिंचेस को ऑब्जर्व किया था। जो फिंचेस होती है बर्ड्स थी, वहाँ पे हर तरीके की बर्ड्स में हर तरीके की जो उनकी बीक होती है वो प्रेजेंट थी। तो देख सकते हो इस डायग्राम, वैरायटी ऑफ बीक ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। तो इसको हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में जो प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का डिफरेंट स्पीशीज का, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड लिटरली रेडिएट टू अदर एरियाज, ठीक है, दूसरे एरियाज में वो स्प्रेड करता है। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज। कैसे एक्सप्लेन करो कि एक एरिया से स्टार्ट हो रहा है एंड विच इज लिटरली स्प्रेडिंग टू अदर एरियाज, ठीक है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से स्टार्ट होके, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशंस। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और एक एग्जांपल क्या हो गया, डार्विन फिंचेस। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, डार्विन फिंचेस एंड द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। इसको देख लेना एक बार बस पूछा गया था कि इससे एनालोगस कौन सा होता है, बस यही पूछा जाता है और कुछ नहीं। ये वाला चार्ट से पूछा जाता है कि प्लेसेंटल मैमल्स ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में क्या था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक लाइन लिखी है, प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं उनमें एग्जिबिट करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। ये देखो, प्लेसेंटल मैमल्स जो थे इन ऑस्ट्रेलिया एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशंस, तो इसको याद रखना बस, ठीक है, और ये चार्ट बहुत याद रखना। अब हम बात करेंगे अबाउट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो ये मैंने समझा दिया कि ब्रांचिंग, डिसेंट एंड द नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसको तुम ध्यान से देखना। और आगे बात करेंगे कि एक लेमार्क नाम के साइंटिस्ट थे। लेमार्क नाम के साइंटिस्ट क्या थे ना, आज कुछ लोग कहते हैं साइंटिस्ट वो होते हैं, मतलब साइंटिस्ट थोड़े ऐसे ही होते हैं, है ना। तो लेमार्क नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि भैया यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन्स, जो चीज़ यूज़ करोगे उसका साइज़ बढ़ेगा और जो चीज़ यूज़ नहीं करोगे उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा। तो भैया ऐसे क्या होता है, उन्होंने कहा कि भाई जिराफ अपनी गर्दन यूज़ करता है तो जिराफ की गर्दन का साइज़ बढ़ जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, अगर भैया ह्यूमन का हार्ट तो 24 घंटे धड़क रहा है तो उसका हार्ट तो उसका इतना बड़ा हार्ट हो जाना चाहिए, कार्डियोमेगैली होनी चाहिए, तो वो तो नहीं होती, है ना। तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत थी, लेमार्क की थ्योरी। तो लेमार्क की थ्योरी जो थी, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कुछ फॉलिस इंटरनल वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी और यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन दिया था, डायरेक्ट अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट उन्होंने कहा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज था। तो इन अपोज टू लेमार्क थ्योरी वहाँ पे एक ऑगस्ट वीसनेम नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने था थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। उन्होंने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी थी और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो डार्विन की थ्योरी है, डार्विनियन थ्योरी, ठीक है। तो उसको तुम याद रखना, थ्योरी के नाम और साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स लेमार्क नाम के साइंटिस्ट थी, ऑगस्ट वीसमैन में थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थी, और डार्विनियन थ्योरी तो तुम्हें पता है नेचुरल सिलेक्शन, वही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। हाँ, और कौन सा कंपटीशन होता है, दो स्पीशीज़ और जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती है उनमें कंपटीशन होता है, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज ए पोटेंट फोर्स इन इवोल्यूशन। इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू स्पीशीज, नॉट इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। सो यार आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इवोल्यूशन इन मैन, इवोल्यूशन इन हॉर्स। आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 1 वीडियो है, इसको अच्छे से देखो। जो भी डाउट है वो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जो भी डाउट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।